नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के बेगूसराय शहर की। बेगूसराय का एक थाना पड़ता है तेघरा। तेघरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रानी टोल, और इसी रानी टोल गांव का रहने वाला है दिलीप कुमार पाठक, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास। दिलीप की पत्नी का नाम है काजल उर्फ कंचन। कंचन जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। दिलीप का एक ही बेटा अंश, जो अपने इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। दरअसल दिलीप, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिले का रहने वाला है, और वहीं पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। दरअसल दिलीप जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करता है, उसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है, और जब उसका बिजनेस ठप हो जाता है, दिलीप पाई पाई का मोहताज हो जाता है। इसीलिए दिलीप अपनी पत्नी और बच्चे को अपनी ससुराल रानी टोल भेज देता है, और फिर इंतजार करने लगता है कि जब उसकी माली हालत सुधर जाएगी, अपनी पत्नी और बेटे को वापस घर लेकर आएगा। इसीलिए कभी कभार दिलीप अपनी पत्नी और बच्चे से मुलाकात करने के लिए अपनी ससुराल रानी टोल जाता रहता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही दिलीप अपनी ससुराल में अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने आया था। बात कर रहा हूं मैं 27 सितंबर 2024 की शाम के लगभग 6 बजे के आसपास की। दिलीप जब अपनी बाइक लेकर अपने घर से निकलता है, तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं चौरा बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन देर रात तक भी दिलीप जब घर पर वापस नहीं आता है, तो कंचन अपने पति के नंबर पर फोन करती है, लेकिन अब दिलीप का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। रात के लगभग 11 बजे तक भी दिलीप जब अपने घर पर नहीं आता है, आखिरकार कंचन अपने देवर विनीत के नंबर पर फोन करती है और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे भैया वहां पर तो नहीं गए हैं। इस पर विनीत अपनी भाभी को जवाब देता है कि भैया यहाँ पर नहीं आए हैं। तब कहीं कंचन अपने देवर विनीत से कहती है कि दरअसल तुम्हारे भैया शाम के 6 बजे के आसपास बाइक लेकर मार्केट गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, और उनका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। कंचन जब इस तरह की बातें अपने देवर से कहती है, तो विनीत को भी काफी अजीब सा लगता है कि आखिरकार भैया बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चले गए हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। इसीलिए विनीत सोचता है कि इतनी रात को कुछ नहीं हो सकता है। जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है, और अगले दिन 28 सितंबर की सुबह सुबह अपने भाई के बारे में पता लगाने के लिए उसकी ससुराल रानी टोल निकल जाता है। लेकिन जब रानी टोल पहुंचता है, तो विनीत को मालूम चलता है कि दरअसल बूढ़ी गंडक नदी किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जब विनीत को इस बात की जानकारी मालूम चलता है, विनीत भी उस डेड बॉडी को देखने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। विनीत जब उस डेड बॉडी को देखता है, तो डेड बॉडी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। विनीत जैसे ही उस डेड बॉडी को सीधा करता है, तो देखते ही जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विनीत का ही बड़ा भाई दिलीप था। जब दिलीप की शिनाख्त हो जाती है, विनीत फौरन ही अपनी भाभी के नंबर पर फोन करता है और उसको सारी बात बताता है। इधर कंचन को जब मालूम चलता है कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दिया है, उसके घर पर कोहराम मच जाता है। उसके बाद कंचन भी अपने बेटे को लेकर घटना स्थल पर पहुंचती है और अपने पति की डेड बॉडी से लिपटकर रोने लगती है। उसके बाद इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है। सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है,
तो मालूम चलता है कि दिलीप के गले पर पीछे से किसी तेज धारदार हथियार को चला दिया गया है। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल का मुआयना करती है तो वहां पर पूजा की कुछ सामग्री भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद दिलीप वहां पर पूजा करने के लिए आया था और जब पूजा में मगन हो गया होगा तभी कोई पीछे से आकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया होगा। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ विनीत से सवाल करती है कि क्या दिलीप का किसी के साथ कोई दुश्मनी था। इस पर दिलीप पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरे भाई का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। पुलिस विनीत की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजर जाता है, एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, पड़ोसियों से मालूम चला है कि दिलीप और उसकी पत्नी के बीच में काफी मनमुटाव चल रहा था। हालांकि पुलिस भी जब इस केस की छानबीन कर रही थी तो दिलीप की पत्नी को देखकर पुलिस को भी लग रहा था कि कंचन को अपने पति की मौत का थोड़ा भी गम नहीं है। खबरी जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए दिलीप की पत्नी कंचन के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कंचन के कॉल डिटेल को चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिसे देखकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल कंचन एक ही नंबर पर एक महीने के अंदर लगभग 1300 बार फोन किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लक्ष्मण पासवान के नाम पर रजिस्टर्ड है। लक्ष्मण, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो इसी तेघरा थाने के अंतर्गत रथगांव का रहने वाला है। पुलिस को जब लक्ष्मण का डिटेल मिल जाता है उसके बाद पुलिस लक्ष्मण के घर पर जाती है और उसे गिरफ्तार करके थाने लेकर आ जाती है। पुलिस जब लक्ष्मण से दिलीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो लक्ष्मण भी पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, दिलीप की हत्या मैंने ही किया है। लेकिन दिलीप की हत्या करने के लिए खुद उसकी पत्नी कंचन ने ही कहा था। लक्ष्मण जब कंचन का नाम लेता है, पुलिस लक्ष्मण की तहरीर पर कंचन को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब कंचन को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है, इधर कंचन जब थाने के अंदर लक्ष्मण को देखती है तो तुरंत ही समझ जाती है कि सारा मामला ओपन हो चुका है। इसीलिए पुलिस जब कंचन से पूछताछ करती है तो कंचन भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन कंचन जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद कंचन के मायके वाले भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। दरअसल दिलीप, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के भगवानपुर थाने के अंतर्गत बुढ़ावल गांव का रहने वाला है। दिलीप के पिता का नाम है अनिल पाठक। दिलीप जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करता है, शुरू में अच्छा खासा पैसा कमाता है और जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, घटना से ठीक 12 साल पहले दिलीप की शादी रानी टोल की रहने वाली कंचन से हो जाती है। कंचन जब शादी कर अपनी ससुराल जाती है, शादी के 2 साल के बाद एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम अंश रखते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के 10 साल का समय गुजरता है, दिलीप को अपने बिजनेस में इतना काफी नुकसान होता है कि दिलीप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दरअसल दिलीप पैसे का मोहताज हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी माली हालत खराब हो जाती है,
कंचन अपने बेटे को लेकर अपने मायके रानी टोल चली जाती है और फिर अपने मायके में ही रहने लगती है। लेकिन कंचन जब इस हालत में अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है, दिलीप को काफी बुरा लगता है। दरअसल दिलीप सोचता है कि इस हालत में मेरी पत्नी को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई। उसके बाद दिलीप भी ये सोच लेता है कि जब तक उसकी माली हालत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक अपनी पत्नी और अपने बेटे को वापस घर लेकर नहीं आएगा। इस बीच दिलीप अक्सर अपनी ससुराल जाकर अपनी पत्नी और बेटे से मुलाकात करता रहता है। इधर कंचन जब अपने मायके आ जाती है, अपने बेटे का एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा देती है। अंश जब स्कूल से पढ़कर घर आता है, जो उसे होमवर्क मिला रहता है उसे सही तरीके से कर नहीं पाता है। इसीलिए कंचन अपने घर पर एक होम ट्यूटर को रख लेती है जिसका नाम है लक्ष्मण पासवान। दरअसल उसके बाद लक्ष्मण कंचन के घर पर जाता है, उसके बेटे को ट्यूशन देने लगता है। लक्ष्मण जब भी कंचन के घर पर उसके बेटे को पढ़ाने के लिए जाता है, उसे काफी लाड प्यार भी करता है, जिसे देखकर कंचन को भी काफी अच्छा लगता है। दरअसल लक्ष्मण जब भी कंचन के घर पर जाता है, इतने बेहतर तरीके से पेश आता है कि कुछ ही महीने के अंदर वो भी घर के सदस्य की तरह बन जाता है। लेकिन एक दिन लक्ष्मण जब अंश को पढ़ाने जाता है तो देखता है कि कंचन काफी उदास बैठी है। जब इस बारे में कंचन से पूछताछ करता है तो कंचन भी अपनी सारी कहानी लक्ष्मण को बता देती है। कंचन रोते हुए लक्ष्मण से कहती है कि क्या तुम मुझे भी किसी स्कूल में नौकरी दिलवा सकते हो। लक्ष्मण कंचन से वादा कर लेता है और फिर उसे अपने ही स्कूल में नौकरी दिलवा देता है। कंचन को जब नौकरी मिल जाती है, कंचन लक्ष्मण के एहसानों तले एकदम से दब जाती है, जिसकी वजह से कंचन और लक्ष्मण एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार 2 महीने के बाद ही दोनों मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। लेकिन कंचन जब लक्ष्मण से शादी कर लेती है, इस बात की जानकारी ना तो उसके मायके वालों को मालूम चलता है और ना ही उसके पति दिलीप को मालूम चलता है। लेकिन तब तक कंचन का बेटा अंश भी, जो 9 साल का हो चुका था, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता था। दरअसल अंश जब अपनी माँ और लक्ष्मण को एक दूसरे के करीब देखता है तो उसे भी समझने में देर नहीं लगता है कि मामला गड़बड़ है। इसीलिए एक दिन अंश ये सारी बातें अपने पिता से बता देता है। इधर दिलीप जब इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो कंचन अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि लक्ष्मण सिर्फ अंश को पढ़ाने के लिए आता है और लक्ष्मण को घर वाले भी बेहतर तरीके से जानते हैं। उस दिन तो कंचन कैसे भी क्रिया चरित्र करके अपने पति को समझा लेती है, लेकिन दिलीप को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक चला जाता है, जिसकी वजह से दिलीप अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। इधर कंचन भी लक्ष्मण के नंबर पर फोन करके कह देती है कि जब तक मेरा पति घर पर रहेगा तब तक तुम मेरे घर पर मत आना, जिसकी वजह से लक्ष्मण भी कंचन के घर पर नहीं जाता है। लेकिन दिलीप जब अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है, इस वजह से कंचन और लक्ष्मण चाहकर भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं।
इसीलिए एक दिन कंचन लक्ष्मण के नंबर पर फोन करती है और उसे समझाते हुए कहती है कि जब तक मेरा पति जिंदा रहेगा तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को मार दो। कंचन जब अपने ही पति को मारने के लिए कहती है तो लक्ष्मण भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दोनों दिलीप को मारने के लिए बड़ी ही जबरदस्त तरीके से प्लान बनाते हैं। दरअसल दिलीप जो लक्ष्मण को कभी देखा ही नहीं था। एक दिन कंचन अपने पति से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो एक दिन मुझे बता रहे थे कि अगर तुम शाम के समय नदी किनारे पूजा करोगे तो तुम्हारे घर की सारी परेशानियां ही दूर नहीं हो जाएंगी, बल्कि जहां पर तुम पूजा करोगे पूजा स्थल पर ही तुम्हें 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो पूजा जरूर कर लो, क्योंकि दिलीप की माली हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए दिलीप भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। उसके बाद कंचन अपने षड्यंत्र के तहत एक दिन मार्केट में जाती है और वहां से एक तेज धारदार हथियार खरीद कर लाती है और उस हथियार को दिलीप की बाइक की डिग्गी में छुपा देती है और फिर अपने पूरे प्लान के बारे में लक्ष्मण से बता देती है। उसके बाद लक्ष्मण भी एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। 27 सितंबर की शाम के 6 बजे के आसपास दिलीप जब अपने घर से चौरा बाजार के लिए निकलता है, कंचन लक्ष्मण के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि शिकार निकल चुका है, तुम फौरन ही चौरा बाजार में जाओ और जाकर दिलीप से मुलाकात करो। जैसे ही ये सारी बातें बता देती है उसके बाद लक्ष्मण भी एक पंडित का रूप बना लेता है और चौरा बाजार में जाकर दिलीप से मुलाकात करता है और उससे कहता है कि मैं ही वो पंडित हूँ जिसके बारे में तुम्हारी पत्नी ने बताया था, क्यों ना उस पूजा को आज ही चलकर कर लेते हैं। दिलीप भी लक्ष्मण की बातों में आ जाता है। उसके बाद लक्ष्मण उसी मार्केट से पूजा की कुछ सामग्री खरीद लेता है और फिर दिलीप को लेकर इसी बूढ़ी गंडक नदी किनारे पहुंच जाता है और फिर दिलीप से कहता है कि यहीं पर पूजा करना शुरू करो और जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगी तुम्हें 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे। जब पूजा का सारा विधि विधान खत्म हो जाता है, लक्ष्मण दिलीप से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक साधना करो। जैसे ही साधना पूरी हो जाएगी तुम्हें 25,000 रुपए यही मिल जाएंगे। दिलीप भी लक्ष्मण की बात मान जाता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है लक्ष्मण दिलीप की बाइक की डिग्गी से उसी हथियार को उठाकर लाता है और उसी हथियार को दिलीप के गले पर पीछे से वार कर देता है, जिसकी वजह से दिलीप की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जब दिलीप की मौत हो जाती है लक्ष्मण दिलीप का मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ कर देता है और फिर दिलीप का बाइक लेकर रात के लगभग 11 बजे के आसपास कंचन के घर पर पहुंच जाता है। दरअसल कंचन भी काफी बेसब्री से लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण जब कंचन के घर पर पहुंचता है तब तक उसके घर के सारे सदस्य गहरी नींद में सो चुके थे। कंचन लक्ष्मण को लेकर अपने कमरे में जाती है और फिर अपने ही पति की मौत का जश्न मनाती है। दरअसल कमरे के अंदर जब दोनों की हवस पूरी हो जाती है लक्ष्मण अपने घर चला जाता है। उसके बाद कंचन अपना नाटक करते हुए अपने देवर विनीत के नंबर पर फोन करती है और
उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया शाम के समय मार्केट में गए थे लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आए और उनका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। वाकई में कंचन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस कंचन और लक्ष्मण को अपनी हिरासत में लेकर जिला अदालत में पेश करती है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।